हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हमने क्लब किया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इंडिया की किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, आपको यहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो देखिए, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जुपिटर है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। हाल ही में देखिए, फरवरी 2023 में बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं और इसी के साथ बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या हो गई है 92, जो कि सौर मंडल में किसी भी ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सेकंड नंबर पर आता है सैटर्न, जिसके उपग्रहों की संख्या 83 है। यहां पर देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है बृहस्पति और यही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह 92 बृहस्पति के ही हैं। सेकंड नंबर पर आता है शनि, जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठा ग्रह है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो इसके उपग्रहों की संख्या है 83, जो कि उपग्रह के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, टेनिस की प्रतियोगिता की बात करें तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जो कि टेनिस से संबंधित है। उसमें सबसे पहले साल में आयोजित होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाल ही में देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का जो खिताब है, मतलब वुमेन्स सिंगल का जो खिताब है, ये आर्यना सबलेका ने जीता है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। कहां की रहने वाली है? तो याद रखिएगा, ये बेलारूस की रहने वाली है। कौन है? आर्यना सबलेका। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। अब इन्होंने फाइनल में हराया किसको, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, फाइनल में इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराया है। एलेना रैबाकिना को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्यना सबलेका ने जीता है। 2022 में, पिछले साल, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ही जीता था महिला एकल का, जिनका नाम है एशले बार्टी। तो इसे भी याद रखिएगा, लास्ट ईयर एशले बार्टी ने जीता था और अब जीता है आर्यना सबलेका ने। अब देखिए, यहां पर हमने किसकी बात की है? विमेन्स सिंगल की बात की है। अब अगर हम मेंस सिंगल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसका खिताब 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। इन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराया और 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। देखिए, यहां पर आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब विनर आर्यना सबलेका बेलारूस की है और रनर अप कौन थी? एलेना रैबाकिना। कहां की है? कजाकिस्तान की। इसके बाद पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो विनर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं रनर अप कौन है? तो सित्सिपास, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ये रनर अप रहे हैं पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। नॉर्मली विनर को याद रखिएगा, विनर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप विनर याद रखिए। कभी कभी रनर अप भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको रनर अप भी यहां पर बता दिए हैं। चलिए इसके बाद आते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 11वें संस्करण 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई है। यहां पर यह याद रखिएगा, 2023 में इसके 11वें संस्करण को प्रकाशित किया गया है और विश्व का सबसे खुशहाल देश इस लिस्ट में यूरोप का देश फिनलैंड है। अब देखिए, जहां पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है जिस देश में, इसके अलावा जो पर व्यक्ति इनकम है वो बहुत हायर है, इस आधार पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। पहले स्थान पर है यूरोप का देश फिनलैंड,
अब अगर हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, तो भारत 136 देशों की इस लिस्ट में 125वें स्थान पर है। विश्व का सबसे कम खुशहाल देश की बात करते हैं तो यह अफगानिस्तान है, जो कि इस लिस्ट में 136वें नंबर पर आता है। पिछले साल 2022 में भारत 146 देशों की सूची में 136वें स्थान पर था और अब 136 देशों की सूची में भारत 125वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे एनडीएसएन के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहली बार कब प्रकाशित की गई थी यह रिपोर्ट? तो पहली बार 2012 में इसे प्रकाशित किया गया था। अब टॉप 3 देशों को याद रखना, आंसर मैं आपको बता चुका हूं। फिनलैंड, सेकंड नंबर पर आता है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। तीनों ही यूरोप के देश हैं, ठीक है ना। और यहां पर 125वें स्थान पर भारत है और 136वें स्थान पर आता है अफगानिस्तान। क्लियर हो जाता है। यहां पर देखिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार करके जाना पड़ेगा। जितने भी जीएस के स्टैटिक सब्जेक्ट हैं सब आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपके लिए आरंभ बैच लेकर आए, जहां पर जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में जाकर पढ़ाए जाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं आरंभ बैच, तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए आरंभ बैच वहां पर अवेलेबल है रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा एसएससी 2023 के लिए हमारी एक टारगेट बैच भी स्टार्ट हो गई है रूट एप्लीकेशन पर, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है फ्रेंड्स, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल के पहले नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी थी और अब कौन बने हैं? अब बने हैं रामचंद्र पौडेल। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। 2008 में जब से नेपाल गणतंत्र बना है, उसके बाद से तीसरी बार नेपाल का चुनाव हुआ है और तीसरी बार नेपाल में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है और तीसरे प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल। कब बने हैं? मार्च 2023 में। देखिए, इन्होंने किसको हराया ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने इस चुनाव में सुभाष चंद्र नेम्बाग को हराया है। अब यहां पर कितने वोट मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये तो याद रखना पड़ेगा कि रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने हराया है सुभाष चंद्र नेम्बाग को। रामचंद्र पौडेल के पहले नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी है? नागालैंड, जो कि भारत एक पूर्वी राज्य भारत का, उसमें देखिए पहली बार विधानसभा की पहली महिला विधायक चुनी गई है हेकानी जखालू। आंसर हो जाएगा आंसर ए, हेकानी जखालू, जो कि एनडीपीपी, जिसे कहा जाता है राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये नागालैंड की एक पार्टी है, इसकी विधायक है हेकानी जखालू। इनकी उपलब्धि है कि नागालैंड में बनने वाली यह पहली महिला विधायक है। नागालैंड की राजधानी की बात करते तो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। लॉ गणेशन या एल गणेशन राज्यपाल है नागालैंड के वर्तमान में। नागालैंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 66 है। राज्यसभा और लोकसभा की नागालैंड में एक एक सीटें हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्लियर? तो नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? हेकानी जखालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है क्रेग फुलटन को। क्रेग फुलटन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से रिलेट करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन्हें हाल ही में ग्राहम रीड के स्थान पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। भारत में हॉकी खेलों का आयोजन करवाने वाली संस्था हॉकी इंडिया है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। इसे भी याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है। हॉकी इंडिया के द्वारा वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है? क्रेग फुलटन को बनाया गया है। कहां के हैं ये भी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में खोला गया है? तो नाम से आपको देखिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि यह दक्षिण भारत का कोई राज्य। तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 18th नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य बना है तमिलनाडु राज्य में, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। किसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? तो यह एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अब यहां पर देखिए तमिलनाडु के कुछ और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दिए हुए हैं, थोड़े से टफ नाम है तो समझने की कोशिश करना, मैं भी थोड़ा आराम से बोलूंगा। कालकाड़ मुंडन तुराई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु। गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु और कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य ये भी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये कभी कभी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं स्टैटिक पोर्शन से, इसीलिए मैंने आपको बता दिए हैं। करंट का तो याद रखिएगा ही, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में देखिए मेघालय के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कॉनराड संगमा। आंसर हो जाता है आंसर डी। इनके बारे में जान लेते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसे एनपीपी के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष है कॉनराड के संगमा। इन्हें हाल ही में 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार अपॉइंट किया गया है। मतलब दूसरी बार ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार दूसरी बार, मतलब ये दूसरा टर्म है इनका लगातार। ठीक है। मेघालय जो कि एक पूर्वी राज्य, इसकी कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है। राज्यपाल फागू चौहान। विधानसभा सीट है मेघालय में 60 और राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट मेघालय में 2 है। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं संगमा जी की, यह आपकी इमेज है। तो पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, इसके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं कॉनराड के संगमा। क्लियर हो जाता है। अब नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। पूर्वी भारत में नॉर्मली ये स्थापना 2013 में की गई थी और इसके प्रमुख कॉनराड संगमा ही है। ठीक है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू जोराम थांगा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। पूर्वोत्तर भारत के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि ये जल्दी याद नहीं होते हैं स्टूडेंट को, तो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात की गई है। तो जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती है, जहां पर बम विस्फोट होते रहते हैं, गोलीबारी होती रहती है, आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, उसके आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। अब इसके आधार पर विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश अफगानिस्तान है, मतलब पहले नंबर पर। भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में वर्तमान में 13वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, पहले स्थान पर आता है अफगानिस्तान। आइए देख लेते हैं डिटेल। तो देखिए इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहला यह क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 में जो इंडेक्स आया है उसमें 163 देशों को काउंट किया गया है, 163 देशों को। उनमें से पहले स्थान पर, मतलब आतंकवाद के मामले में, अब आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो तालिबान क्या करता है अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। तो अफगानिस्तान टेररिज्म के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है इस इंडेक्स में, और भारत
इस रैंकिंग में 13वें स्थान पर है, मतलब 13वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है आतंकवाद से भारत। क्लियर? नाम क्या है इसका? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। कितने देशों को काउंट किया गया है? 163 देशों को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हमने बात की थी, नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नेफ्यू रियो। आंसर डी, ठीक है ना। तो नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो ने 7 मार्च 2023 को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप यहां पर इमेज देख सकते हैं इनकी। नागालैंड जो कि एक पूर्वी राज्य है, उसकी कैपिटल है कोहिमा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन है। विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं 1-1। वर्तमान में नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के मध्य की परियोजना है? तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य में डीजल परिवहन के लिए बनाई गई परियोजना है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। क्लियर? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। इनके मध्य में देखिए 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। हाई स्पीड डीजल परिवहन के लिए इसे शुरू किया गया है। ये जो पाइपलाइन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होने वाली है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर बांग्लादेश के परबतीपुर तक जाती है। टोटल लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य में डीजल परिवहन के लिए शुरू की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना हैं और इसके नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मैत्री किसके मध्य में है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, इसे चलाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है और ये 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। हाल ही में देखिए, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। 13 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के सोलापुर से CSMT तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन इनके द्वारा किया गया है। कौन है ये? सुरेखा यादव। कहां की है? महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, भारत में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली वंदे भारत का अगर संचालन पूछा जाए कहां से कहां तक किया गया था, तो नई दिल्ली से वाराणसी तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन हाल ही में नई दिल्ली से मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल तक चलाई गई है। अब हाल ही में एक राजस्थान में भी एक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। तो 11वीं मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उसके बाद तो लगातार आती जा रही है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो 11वीं वंदे भारत दिल्ली से भोपाल तक चली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साहा। आंसर डी। पूर्वी राज्य त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला। हाल ही में 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है माणिक साहा जी ने। ठीक है, इमेज देख लीजिए। राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल है। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीट है त्रिपुरा में। कैपिटल अगरतला है और वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के कौन? ये बने हैं माणिक साहा। पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो पीएम मित्र योजना के तहत भारत के 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाने की योजना है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में।
अब यहां पर एक एक राज्य याद करने की हमको जरूरत नहीं है, पर एक बार देख लीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना में टोटल लागत 70,000 करोड़ आने वाली है और इस योजना से 20 लाख रोजगार सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना है। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? वेरी इजी, आपने काफी सुना है, जश्न भी मनाया होगा। यह सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग। किस मूवी का है? तो हाल ही में RRR एक मूवी रिलीज हुई थी फ्रेंड्स, जो कि SS राजामौली की मूवी। इसके गाने नाटू नाटू को हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बहुत ही हमारे लिए बोल सकते हैं गर्व का पल है ये। तो नाटू नाटू सॉन्ग है RRR मूवी का। क्लियर? इसके पहले देखिए, जनवरी 2023 में जब गोल्डन ग्लोब अवार्ड आयोजित किया गया था 80वां संस्करण अमेरिका में, तो इस समारोह में भी नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। अब यहां पर इस गाने के आपको संगीत निर्देशक याद रखना बहुत जरूरी है कि संगीतकार कौन है। तो यह है MM कीरावनी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ सकता है। MM कीरावनी संगीत निर्देशक है इस गाने के। इसे हाल ही में ऑस्कर भी मिल गया है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है नाटू नाटू सॉन्ग को। इसके बाद अब अगर हम ऑस्कर में भारत की एक और मूवी जो कि ऑस्कर जीती है, तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है भारत की, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ओके, फिल्म के निर्माता कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनित मोंगा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों फिल्म की निर्माता है, फिल्म प्रोड्यूसर है। एक शॉर्ट फिल्म है 40 मिनट की, द एलिफेंट विस्पर्स, जिसमें एक अनाथ हाथी और उनके जो केयर टेकर है उनकी कहानी को बताया गया है। तो भारत में इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब ऑस्कर अवार्ड 2023 की कैजुअली हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑस्कर अवार्ड 2023 में आयोजित किया गया है वो 95वां ऑस्कर अवार्ड है, 95वां। 12 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। कहां पर? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अब इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किस फिल्म के लिए? द वेल के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिशेल यो को मिला है। इनकी फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि एक जर्मन वॉर फिल्म है, इसको दिया गया है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड बर्जर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घांगास और स्वीटी बोरा को कौन सा मेडल जीता है? इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी। वैसे भारत की 4 महिला बॉक्सर जो हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हम चारों की बात करेंगे। यहां पर 2 का नाम दिया है, नीतू घांगास और स्वीटी बोरा। इन दोनों ने गोल्ड जीता है। आइए 4 महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर दांव मारा है। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में 13वें IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 15 से 26 मार्च 2023 तक। इसको सही कर लेना थोड़ा सा, ये 23 है। ठीक है, इस चैंपियनशिप में भारत की 4 महिला खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किया है। 2 का हमने नाम देख लिया है, एक है नीतू घांगास और दूसरी है स्वीटी बोरा। तो देखिए, नीतू घांगास ने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मंगोलिया की लुत्से खान को हराया है। याद रख सकते तो याद रखिए, छोटा सा एक नाम ले लीजिए, आगे का ही याद रख लीजिए। लुत्से खान को हराया है फाइनल में और गोल्ड जीता। स्वीटी बोरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना वोंग को हराकर गोल्ड जीता है। इसके बाद 2 और महिलाएं हैं
लवलीना बोर्गेहेन और निकत जरीन। लवलीना बोर्गेहेन ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर गोल्ड अपने नाम किया है 75 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में। निकत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में वियतनाम की ग्युएन थो टेम को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो 4 यहां पर है, चारों को याद रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं। मार्च 2023 में सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह कौन थे? आपने काफी मूवीज देखी है इनकी। सतीश कौशिक ये अभिनेता भी थे और डायरेक्टर भी थे, एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आप सतीश कौशिक यहां पर इमेज देख सकते हैं। काफी मूवी देखी है। आपको इनका सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर याद है ना, वो मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का कैरेक्टर याद होगा आपको। काफी अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। जाने भी दो यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना, उड़ता पंजाब, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, काफी मूवीज में इन्होंने काम किया। एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। हाल ही में मार्च 2023 में इनका निधन हो गया है। 100 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म हरियाणा राज्य में हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? संतोष ट्रॉफी, पहले तो मुझे यह समझ में आया कि किससे संबंधित है। ठीक है, पहले यह देख लेते हैं कि किसने जीती। तो संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हराकर जीती है। तो जीती किसने? कर्नाटक ने। अब संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित एक प्रतियोगिता है, जो कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी और तब से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। कर्नाटक ने 54 साल के इंतजार को खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी के फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर 2023 की संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है। तो जीती कौन? कर्नाटक। विनर और रनर अप कौन रहा है? तो यह रहा है मेघालय। इस बार जो संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया ना, वो भारत के बाहर किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था। कर्नाटक ने जीता और रनर अप मेघालय है। अब इसमें कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाते हैं, विनर, रनर अप और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप। कौन है ये? रॉबिन यादव। तो जीता किसने संतोष ट्रॉफी 2023 का अवार्ड? कर्नाटक ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बेस्ट फीफा फुटबॉल प्लेयर का जो अवार्ड है मेल का, वो 2022 के लिए हाल ही में लियोनेल मेसी को दिया गया है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना। ओके, लियोनेल मेसी। अब मेल तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन आता है फीमेल का किसको दिया गया है? तो बेस्ट फीफा फुटबॉल प्लेयर फीमेल का जो अवार्ड है वो स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने फीमेल का ये खिताब जीता है। मेल का किसने जीता है? तो वो जीता है लियोनेल मेसी ने। फीफा की बात कर लेते हैं। तो फीफा को देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था और इसे अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को फाइनल में हराकर। तो यह भी याद रखिएगा, विनर अर्जेंटीना था, इसने फाइनल में फ्रांस को हराया है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया गया था। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है तमिल लेखिका शिवशंकरी को। तमिल लेखिका शिवशंकरी है। इन्हें हाल ही में इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इनका ये जो आत्मकथा है ना, 2019 में प्रकाशित हुई थी। इस पुरस्कार के तहत, मतलब सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए तक की सम्मान राशि दी जाती है।
किसको मिला है? पहले तो ये याद रखिएगा कि 2023 में किस लैंग्वेज के लिए दिया गया है? तमिल भाषा के लिए। किसको मिला है? तमिल लेखिका शिव शंकरी को। किस आत्मकथा के लिए या उनके किस उपन्यास के लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। ओके, यहां पर एक इमेज है, मैं आपको थोड़ा सा शायद दिख नहीं रही होगी तो बता देता हूं। 32वां सरस्वती सम्मान था, ठीक है, 2022 के लिए दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। इसके पहले 2021 में ये जो पुरस्कार था, याद रखिएगा, प्रोफेसर राम दरश मिश्र को दिया गया है, उनकी रचना मैं तो यहां हूं के लिए। तो प्रीवियस भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2021 के लिए प्रोफेसर राम दरश मिश्र को मैं तो यहां हूं, उनकी उपन्यास के लिए दिया गया है। और अब 2022 के लिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है, इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और उसके अलावा जो प्रशस्ति पत्र वगैरह दिए जाते हैं वो अलग। राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का 2023 में उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जितने भी धर्म से संबंधित, धर्म परंपरा से संबंधित जितने भी धार्मिक, राजनीतिक और विचारक हैं, उन सभी को एक मंच पर लाना, एक साथ लाना, इस धर्म धम्म सम्मेलन का उद्देश्य है। 7वां धर्म धम्म सम्मेलन है जो हाल ही में भोपाल में आयोजित किया गया है। अगर पहले अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की बात करते तो इसका आयोजन सितंबर 2012 में सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन 2012 में पहली बार किया गया था। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सबसे पहला जो फैक्ट यहां पर याद करने वाला है वो ये है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना, यह गणित में योगदान के लिए दिया जाता है। गणित का नोबेल भी बोल सकते हो आप इसे। इसका नाम है एबेल पुरस्कार। 2023 के लिए लुइस कैफेरेली को यह पुरस्कार दिया गया है। लुइस कैफेरेली की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका से पहली बार ऐसा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के किसी व्यक्ति को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये पले बड़े अर्जेंटीना में हैं, लेकिन ये वर्तमान में कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। कौन है? लुइस कैफेरेली। गणित में इनके योगदान के लिए नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर इनका जो योगदान है उसके लिए इन्हें गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गणित का नोबेल कहलाता है, ये नोबेल प्राइज के बराबर है। पहली बार 2003 में जीएन पिरे को यह पुरस्कार दिया गया था। राशि कितनी दी जाती है? तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर राशि से पुरस्कृत किया जाता है, जिसको भी एबेल पुरस्कार मिलता है। 2023 में साउथ अफ्रीका के लुइस कैफरेली को दिया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की हम बात कर चुके हैं पहले। यहां पर पूछा गया है सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पहले स्थान पर इस इंडेक्स में आता है अफगानिस्तान। तो आंसर हो जाता है आंसर बी। भारत कौन से स्थान पर है? बताया था मैंने आपको, भारत इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। पहले पर अफगानिस्तान है, जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है क्वेश्चन की कि यही आएगा। लेकिन फिर अगर सेकंड और थर्ड भी याद करना चाहो तो सेकंड पे है बुर्किना फासो और थर्ड नंबर पर है सोमालिया। भारत इस सूची में 13वें स्थान पर है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है इस इंडेक्स को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत की रैंकिंग 13वीं, बता चुका था मैं पहले भी। हाल ही में 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए दिया गया है हाल ही में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनके उपन्यास पागल खाने के लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है।
इसके पहले 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और अब 2022 के लिए व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? इनका उपन्यास है पागल खाना। यहां पर आप देख सकते हैं इमेज, ये है ज्ञान चतुर्वेदी और इनका उपन्यास है पागल खाना। ठीक है, कहां के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं ये, साथ ही साथ उपन्यास भी लिखते हैं। अब व्यास सम्मान जो इनको मिला है, इसके तहत इन्हें 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर उपन्यास के लिए दिया गया है तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान व्यास सम्मान है। ठीक है, 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं रश्मि शुक्ला। एक महिला है, रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। आंसर सी, रश्मि शुक्ला एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है जिन्हें हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। एसएसबी करता क्या है? तो नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है, उस सीमा की सुरक्षा का काम एसएसबी के पास है। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी और सबसे पहली बार इसकी प्रथम महिला महानिदेशक की बात करें तो यह अर्चना राम सुंदरम थी। पहली महिला महानिदेशक है एसएसबी की। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। वर्तमान में इसकी महानिदेशक आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स, वो बनाया गया है हुबली, जो कि कर्नाटक में आता है। कर्नाटक के हुबली में बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 मार्च 2023 को कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। इसकी टोटल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। कर्नाटक के हुबली में है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम है श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन। 1.5 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होने के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। लेकिन अब जब सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर लंबा बन गया है, तो ये लंबाई के मामले में अब दूसरे स्थान पर आ गया है। तो अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन विश्व में कौन हो जाता है? सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। हाल ही में इसका उद्घाटन मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो के विश्वनाथ एक तेलुगु फिल्मकार थे। आंसर बी। आप इनका फोटो देख के शायद समझ जाएं। आप देखिए, काफी मूवियों में आपने इनको, जो साउथ इंडियन मूवी है, काफी मूवियों में आपने इनको देखा होगा। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कलाकार है, फिल्मकार हैं के विश्वनाथ। इनका हाल ही में देखिए हैदराबाद में 92 साल की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन है ये? के विश्वनाथ। कहां के हैं? किस लैंग्वेज के फिल्मकार हैं? तो तेलुगु भाषा के फिल्मकार हैं। हाल ही में इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर सी हो जाएगा। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को एमपी में शुरू की गई है और यह एमपी की महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, उन्हें प्रति माह 1000 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा।
तो प्रतिमाह 1,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सभी बहनों को, मतलब गरीब महिलाओं को मध्य प्रदेश में दी जाएगी। ओके, यहां पर याद रखना कि जिस भी महिला को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है उसके परिवार में कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसके पहले एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में लाई जा चुकी है और अब लाई गई है लाडली बहना योजना। किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। एमपी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, हाल ही में एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है रिक्की केज। आंसर हो जाएगा आंसर बी। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। आइए ग्रैमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। म्यूजिक की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड के रूप में देखा जाता है ग्रैमी अवार्ड को। हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड्स का जो आयोजन है 5 फरवरी 2023 को यूएसए के लॉस एंजलिस में किया गया। सबसे पहली बार 1959 में अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया था और अब 2023 में यह इसका 65वां संस्करण है। याद रहेगा, सबसे ज्यादा अभी तक जो ग्रैमी अवार्ड मिले हैं वो सिंगर बेयोंसे को मिले हैं। इन्हें सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड मिले हैं अभी तक, 32 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीते हैं। 2023 में भी जो 65वां ग्रैमी अवार्ड हुआ था उसमें भी इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। हम भारत की बात करते हैं। भारत में हाल ही में कंपोजर रिक्की केस को ग्रैमी अवार्ड मिला है। किस एल्बम के लिए मिला है? तो इनके एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन है ये? रिक्की केज है। इसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? इजी, काफी सुर्खियों में रहा था। यह राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हाल ही में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। भारत का पहला स्थान है जहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, जिसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 59 लाख टन इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, लिथियम G3 की यह पहली साइट है फ्रेंड्स, जिसकी पहचान हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी में की गई है। जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है रियासी, यहां पर यह साइट खोजी गई है। लिथियम की बात करें, यूज कहां होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ईवी व्हीकल होते हैं, इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप जो होते हैं उनकी बैटरी बनाने में लिथियम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये एक नॉन फेरस मेटल है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में कहां मिले हैं लिथियम के भंडार? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का हाल ही में आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। अधिकतर मध्य प्रदेश में किया गया था, कुछ दिल्ली में भी आयोजित किया गया, लेकिन अधिकतर मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर जो मेडल टेली है उसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। आंसर ए हो जाएगा। आइए जान लेते हैं। तो देखिए, कब से कब तक आयोजित किया गया? सबसे पहले ये तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां सीजन आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। क्लियर? एमपी में जो खेलो इंडिया आयोजित हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि तलवारबाजी को भी इसमें शामिल किया गया है, पहली बार। अब मेडल टैली देखें तो सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं 161, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड नंबर पर आता है हरियाणा, जिसने मेडल टैली में 128 मेडल प्राप्त किए हैं। और तीसरे नंबर पर जहां पर इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश, जिसने 96 मेडल टोटल प्राप्त किए हैं। तो मेडल टैली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि 5वां संस्करण था, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। कितने मेडल? 161। सेकंड पर हरियाणा 128 और तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश
96। ओके, अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। तो देखिए, एमपी और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन अधिकतर मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में ही आयोजित किया गया है। ठीक है, शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर एक महिला चीता थी, आशा, और एक मोगली नाम का कैरेक्टर इस खेल का शुभंकर था। इसमें जो मशाल थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, उसका नाम रखा गया था अमरकंटक, जो कि एमपी का एक पर्यटन स्थल है। एमपी में नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ही होता है। तो मशाल का नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अमरकंटक था। शुभंकर, आशा जो कि महिला चीते का कार्टून कैरेक्टर था, और मोगली जिसके बारे में आपने सुना है। थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। यह थीम सॉन्ग है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। ओके, कहां आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में अधिकतर। कुछ ट्रैक साइकिलिंग जैसे कुछ जो खेल है उनका आयोजन दिल्ली में किया गया था, बाकी अधिकतर एमपी में ही आयोजित किया गया है। मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। यायात्सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? झील का नाम क्या है? यायात्सो झील। ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, याद रखिएगा। तो कहां खोजी गई है ये? मतलब खोजी गई नहीं, कहां पर स्थित है ये? लद्दाख में। ठीक है, पहली बार लद्दाख का कोई प्लेस ऐसा है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन सी झील? यायात्सो झील। ठीक है ना, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, शायद दिखाई दे आपको। तो ये इमेज है, लद्दाख का फर्स्ट हेरिटेज साइट है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये। टोटल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 4820 मीटर की ऊंचाई पर यह झील लद्दाख में स्थित है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के प्रजनन स्थल के रूप में इस झील को देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। लद्दाख में स्थित है। तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था। वहां पर रेस्क्यू और राहत कार्यों के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तुर्की में आए हुए भूकंप के बाद वहां पर मदद के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त नाम का ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑपरेशन दोस्त है, तुर्की में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए, जितने भी चिकित्सा सामग्री है वो पहुंचाई जा सके, वहां के जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत की सेना को भेजा गया था। तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। कुछ और ऑपरेशन भी आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन गंगा। ये 2022 में चलाया गया था। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उन्हें निकालने के लिए भारत की गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो कहलाया ऑपरेशन गंगा। और इसके अलावा ऑपरेशन देव शक्ति। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हो गया, तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था उसे नाम दिया गया ऑपरेशन देव शक्ति का। यह 2021 में चलाया गया था। तो ये तीनों ऑपरेशन याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो तुर्की में आए हुए भूकंप के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है, करंट से रिलेवेंट है तो आप याद रखिएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन लद्दाख में किया गया था, इसे जीता है आईटीबीपी की टीम ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आइए जान लेते हैं। तो देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बार यह 12वां संस्करण था आइस हॉकी चैंपियनशिप का। कहां पर आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित किया गया था लद्दाख में, और आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट को ही हराया। लद्दाख स्काउट को हराकर इन्होंने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है।
तो विनर है आईटीबीपी की टीम और रनर अप रही है लद्दाख स्काउट की टीम। क्या है ये? राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 12वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया गया था 2023 में। क्लियर हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो देखिए विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का उपन्यास है। आपने इनका नाम काफी सुना होगा, काफी फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास विक्ट्री सिटी है। अब अगर हम सलमान रुश्दी की बात करें तो ये ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं। अब बुक की अगर हम बात करें तो बुक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए यह जो किताब है 14वीं शताब्दी के एक महाकाव्य की कहानी है, जो कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो कि एक शहर पर शासन करने के लिए पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करती है। इस बुक का नाम विक्ट्री सिटी है और राइटर सलमान रुश्दी है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बुक्स की बात करें जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके राइटर गीतांजलि श्री है। इंपॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स कि यह हिंदी भाषा की पहली ऐसी पुस्तक है जिसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड राइटर गीतांजलि श्री है। इसके अलावा द ग्रेट टेक गेम के राइटर अनिरुद्ध सूरी है और द टाइगर ऑफ द्रास के राइटर मीना नैयर है। इन्हें भी याद रखिएगा, सारी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आई थिंक इनकी बात हमने पहले भी की थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 22 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अभी तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल हमीद कार्य कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म होने वाला है। और इनके बाद अब शहाबुद्दीन चुप्पू 22वें राष्ट्रपति होंगे बांग्लादेश के। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो हाल ही में देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि हिंदी भाषा के प्रति वर्ल्ड को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, हिंदी भाषा के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन हाल ही में फिजी में किया गया था। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में फिजी में आयोजित किया गया है। क्लियर हो जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फिजी के पर्यटन स्थल नाड़ी में, वैसे देश का नाम पूछा जाएगा तो वो फिजी है। ठीक है, फिजी के पर्यटन स्थल नाड़ी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया जा चुका है। 15 से लेकर 17 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत समेत दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फिजी में आयोजित किया गया था। पहली बार पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर में किया गया था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा पिछली बार जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है वो 2018 में आयोजित हुआ था मॉरिशस में। इसे भी याद रखिएगा, पहला नागपुर में, 2018 में 11वां आयोजित किया गया है मॉरिशस में, और 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है फिजी में। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, सबकी जानकारी यहां पर मैंने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। YouTube के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में YouTube के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। अब नील मोहन की अगर हम बात करें तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यह भारतीय मूल के व्यक्ति है। नील मोहन को हाल ही में YouTube का नया सीईओ बनाया गया है। इसके पहले ये YouTube के सीपीओ के पद पर थे और अब इन्हें प्रमोट करके YouTube का नया सीईओ बना दिया गया है। नाम याद रखिएगा, नाम है नील मोहन। इसके अलावा कुछ और कंपनियों के सीईओ की बात कर लेते हैं। तो फेसबुक के सीईओ नाम जानते हैं आप, मार्क जकरबर्ग हैं। अमेजन के वर्तमान में सीईओ एंडी जेसी है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्या नडेला है। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ एलन मस्क है और एडोब के वर्तमान में सीईओ शांतनु नारायण हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो इन सीईओ को भी यहां पर याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है?
रणजी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, हाल ही में 2022-23 का इसका जो खिताब है ये जीता है सौराष्ट्र ने। तो आंसर हो जाएगा सी। सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। आइए जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फाइनल है कलकत्ता के ईडन्स गार्डन स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसके फाइनल में सौराष्ट्र ने हराया है किसको? बंगाल की टीम को। सौराष्ट्र ने बंगाल की टीम को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके पहले सौराष्ट्र ने पहली बार 2019-20 की रणजी ट्रॉफी जीती थी और अब दूसरी बार इसे यह खिताब दिया गया है। तो सौराष्ट्र की टीम विनर है और रनर अप की बात करें तो यह बंगाल की टीम है। फाइनल कहां खेला गया यह भी याद रखिएगा, कोलकाता के ईडन्स गार्डन में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल खेला गया था। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी कैजुअल सी जानकारी को हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो कंफ्यूजन ना हो। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट सबसे पहली बार खेला गया था 1934 में। पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेपक ग्राउंड में मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। अभी तक सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो मुंबई की टीम ने अपने अंडर में किया है या जीता है। कितनी बार? 41 बार। सबसे ज्यादा 41 बार, 41 बार टूर्नामेंट किसने जीता है? मुंबई की टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग, जिसे अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। वर्तमान में इसके नए सीईओ बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अब नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको नाम का फुल फॉर्म बता दिया है, स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अब इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें तो फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। इसके पहले परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ थे, जिनके स्थान पर अब अपॉइंट किया गया है BVR सुब्रमण्यम को। तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम, अध्यक्ष प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 76 बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में इंग्लैंड में 76 बाफ्टा अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म का खिताब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। यह मूवी एक जर्मन एंट वॉर मूवी है, जिसे इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बाफ्टा अवार्ड के बारे में थोड़ी और जानकारियां कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76 ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसे ही शॉर्ट में बाफ्टा के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि हमने बात की ही, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो जर्मन एंट वॉर फिल्म को दिया गया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। इसने टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 2 पुरस्कार बहुत ही बड़े हैं। एक तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार, ये दोनों ही इस मूवी को दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अन्य प्राइज की बात करें तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का जो पुरस्कार है द बंशीज ऑफ इनिशरीन को दिया गया है और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार नवलनी नाम की मूवी को दिया गया है। तो सभी बाफ्टा अवार्ड को यहां पर याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां बनाई जाएगी। हरियाणा के किस क्षेत्र में है? तो हरियाणा के गोरखपुर में यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जाने वाला है। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। आगे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में।
हाल ही में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में इस पार्क की आधारशिला रखी है। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा, यह क्वेश्चन भी आता है। तो अनुभूति समावेशी पार्क के नाम से इस पार्क को जाना जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होने वाला है। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो देखिए 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र क्रिकेटर बन गई है भारत की हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये विश्व की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है जिसने T20 इंटरनेशनल मैच 150 से ज्यादा खेले हैं। इसके अलावा भारत के जो रोहित शर्मा हैं उनको इन्होंने पछाड़ दिया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने करियर में 158 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र खिलाड़ी बन गई है हरमनप्रीत कौर। अब इन्होंने जो अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था वो 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन है ये? हरमनप्रीत कौर। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर यह खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था फरवरी 2023 में। बांग्लादेश में अब जो अगला आयोजित किया जाएगा, बांग्लादेश में 2024 में आयोजित किया जाएगा और इंग्लैंड में इसके बाद 2026 में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है। इसे भी याद रखिएगा। जीता कौन है 2023 में? तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर इस टूर्नामेंट का फाइनल या इस वर्ल्ड कप का फाइनल अपने नाम कर लिया है। अब यहां पर महिला T20 वर्ल्ड कप अब तक जिस जिस टीम ने जीते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता था 2009 में इंग्लैंड ने। याद रखिएगा क्योंकि पहला वर्ल्ड कप है तो ये पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा बार 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहां पर देखिए ये 3 और ये 3। 2023 में भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दूसरा जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। तो सबसे ज्यादा बार 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहला जीता था इंग्लैंड ने 2009 में और एक जो बीच में बचता है 2016 में वेस्ट इंडीज ने इस खिताब को एक बार अपने नाम किया है। कौन सा खिताब है? T20 महिला वर्ल्ड कप। ठीक है, आईसीसी के द्वारा 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित करवाया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2023 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए किस देश से सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, कहां पर संभावनाएं इनोवेटिव आइडिया की सबसे ज्यादा हैं, या जितने भी आविष्कार हो रहे हैं कहां कहां संभावनाएं ज्यादा हैं भविष्य में, इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब लास्ट में 2023 में ये जो इंडेक्स लाया गया है इसमें 55 देशों को शामिल किया गया था और 55 देशों की सूची में भारत 42वें नंबर पर था, मतलब 42वें नंबर पर था। क्या है ये? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। 55 देशों को शामिल किया गया था, भारत इस सूची में 42 नंबर पर है। आइए जान लेते हैं जारी कौन करता है। तो इस सूचकांक को यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 55 देशों को 2023 में शामिल किया गया। भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर रहा है। अब क्वेश्चन आता है पहले नंबर पर इस इंडेक्स में कौन रहा? तो आईपी इंडेक्स 2023 में पहले नंबर पर है यूएसए, जहां से सबसे ज्यादा नवाचार या इनोवेशन निकल कर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे नंबर पर इस इंडेक्स में फ्रांस को रखा गया है। भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? वैसे शुरू हो चुकी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, हुगली नदी के अंदर। भारत की
पहली अंडर वाटर मेट्रो को शुरू कर दिया गया है। अब इसकी अगर लंबाई देखें तो लगभग आधा किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है और विद इन मिनट जो मेट्रो है वो इस लंबाई को पार कर लेगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, अब किस किस को जोड़ेगी, तो ये जो मेट्रो लाइन है सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ने का काम करेगी। लगभग आधा किलोमीटर लंबी है। किस नदी के नीचे बनाई गई है, तो हुगली नदी के नीचे। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। शहर पूछे तो कोलकाता। क्लियर हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इमोइनू इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो इमोइनू इरप्पा महोत्सव हाल ही में भारत के मणिपुर राज्य में बनाया गया है। मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है, यहां पर एक लोक देवी पूजी जाती है जिनका नाम भी इमोइनू है या फिर इन्हें एमोइनू के नाम से भी जाना जाता है। अब इस देवी को समर्पित करते हुए इनके अनुष्ठान के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। अब जब देवी की पूजा की जाती है तो बहुत सारे चावल, सब्जी, फल आदि को भी चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन में आपने देखा है कि यह प्रथाएं रहती है। चावल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाते हैं। हम दिवाली की अगर पूजा करते हैं तो भी हम फल और चावल अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं। तो यहां पर भी ये जो उत्सव है मणिपुर का एक लोक उत्सव देख सकते हैं जो कि एक देवी की पूजा से संबंधित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कहां मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में इस दिवस को या इस उत्सव को मनाया जाता है। आगे आते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और डिटेल जाने तो इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह भी याद रखिएगा कि कौन से नंबर का है, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। अब इसकी थीम की अगर हम बात करें तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यह थीम है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। अब इसका आयोजन जब इंदौर में किया गया तो मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण अमेरिकी राज्य गुयाना के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। यह गुयाना के प्रेसिडेंट है। गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी राज्य है, या यूं कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश है। देश बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दक्षिण अमेरिकी देश है गुयाना। इसके प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मोहम्मद इरफान अली, और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया था सूरीनाम के प्रेसिडेंट को जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए थे और गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हाल ही में जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। अब ये एक्चुअल में इंडेक्स क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखिए किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अब पावरफुल किस आधार पर, तो किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कितने ज्यादा देशों की यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग बनाई गई है उसमें भारत 85वें नंबर पर है, मतलब 85वें स्थान पर है। अब इस इंडेक्स में 199 देशों को शामिल किया गया था, या यूं कहे कि 199 देशों के पासपोर्ट को सम्मिलित किया गया था। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके जो पासपोर्ट है वो सेम रैंक पर हैं, इसीलिए जो रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में वो सबसे लास्ट 109वीं रैंकिंग है ना। शामिल तो 199 देश हुए थे, 199 देशों के पासपोर्ट किए गए थे, लेकिन रैंक 109 बनती है क्योंकि बहुत सारे देशों के पासपोर्ट सेम रैंक पर थे। तो अब 109 रैंक में से भारत का पासपोर्ट 85वीं रैंक पर है, मतलब 85वीं रैंक पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। आइए डिटेल जानते हैं। तो 10 जनवरी को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जारी किया गया जिसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है। जारी कौन करता है, तो लंदन की एक फर्म है जिसे हेनले एंड पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया जाता है।
अब सबसे अच्छा पासपोर्ट, मतलब इस रैंक में पहले स्थान पर जापान का पासपोर्ट है। जापान के पासपोर्ट से विश्व के 193 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के आधार पर यात्रा की जा सकती है। दूसरे नंबर पर दो देशों को एक साथ रैंक किया गया है, सिंगापुर और साउथ कोरिया। 192 डेस्टिनेशन पर यह भी जा सकते हैं। इसके बाद जर्मनी और स्पेन तीसरे नंबर पर है। संयुक्त रूप से 190 देशों की यात्रा बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के की जा सकती है। भारत 85वें स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट से 59 देशों की यात्रा फ्री वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के आधार पर की जा सकती है। सबसे खराब पासपोर्ट की बात करें कि किस देश का है, तो वो है अफगानिस्तान का, जो कि इस सूची में 109वें, मतलब सबसे आखिरी रैंकिंग पर है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट से केवल 27 देश ऐसे हैं जहां पर वीजा ऑन अराइवल या बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। सबसे खराब पासपोर्ट, तालिबान का शासन है, आतंकवाद आप जानते ही वहां पर कैसा है, तो इसलिए सबसे खराब पासपोर्ट भी अफगानिस्तान का है, 109वें नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल राज्य। आंसर डी हो जाएगा। और इसकी घोषणा की है केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल कर दिया गया है। घोषणा किसने की है? केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की है। तो सीएम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब जितने भी बैंकिंग के काम अब केरल में होंगे वो पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होने वाले हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अमेरिका की और बॉनी गैब्रियल ने जीता है। और बॉनी गैब्रियल ये अमेरिका की निवासी है। इन्होंने 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स का 71वां जो संस्करण था, मतलब 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में कराया गया था और इसमें यूएसए की ही और बॉनी गैब्रियल ने यह खिताब अपने नाम किया है। इसके पहले 70वां मिस यूनिवर्स का जो खिताब था वो भारत की हरनाज संधू ने जीता था। तो जब गैब्रियल जीती तो ताज, आपको पता है जो एक्स मिस यूनिवर्स होती है वो ताज पहनाती है, तो ताज पहनाने वाली जो लेडी थी वो कौन थी? भारत की थी हरनाज संधू। हरनाज संधू भारत की तीसरी ऐसी महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 2021 में जीता था इन्होंने, है ना। आइए देखते हैं। तो हरनाज संधू ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तीसरी महिला है। इसके पहले भारत में सबसे पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है। उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और अब 21 साल बाद, मतलब 2021 में यह खिताब हरनाज संधू ने जीता है। लेकिन 2023 की हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट में यह खिताब किसने जीता है? तो करंट में यह खिताब अपने नाम किया है और बॉनी गैब्रियल ने। क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहां पर एक इमेज है, आप देख सकते हैं। पहली बार 1994 सुष्मिता सेन, लारा दत्ता सन 2000 और 2021 में हरनाज संधू, तीसरी महिला मिस यूनिवर्स बनने वाली। ठीक है, तो करंट भी बता दिया मैंने आपको और इसके अलावा जो इंडिया से मिस यूनिवर्स बने हैं वो भी बता दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2003 में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। जनवरी 2003 में 2003 नहीं है, ये सही कर लेना, ये 2023 है। ठीक है, 2023 जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने। इसके पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्डन। इनके इस्तीफे के बाद अब क्रिस हिपकिंस 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं न्यूजीलैंड के। डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूं, वही है, 41वें प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को जेसिंडा अर्डन के स्थान पर क्रिस हिपकिंस को अपना नेता और देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना है। क्रिस हिपकिंस जब प्रधानमंत्री नहीं थे इसके पहले, तो ये जेसिंडा अर्डन की सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे और जैसे ही जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा दिया तो अब 41वें प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? ये बन जाते हैं क्रिस हिपकिंस, जेसिंडा अर्डन के बाद। ठीक है, चल। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है?
तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को दिया गया है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। बाबर आजम आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने गए हैं। अब बाबर आजम मेल में है, मतलब समझिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों का ही खिताब बाबर आजम को दिया गया है, पाकिस्तान के है। लेकिन फीमेल का जो पुरस्कार है क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फीमेल में ये जो पुरस्कार है ये नेट साइवर को दिया गया है। ये कहां की महिला खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। तो मेल में बाबर आजम और सेम कैटेगरी में फीमेल का पुरस्कार नेट साइवर को दिया गया है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है। अब अगर हम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो भारत की शान सूर्य कुमार यादव भारत से हैं। मेल में इन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है आईसीसी के द्वारा 2022 के लिए। और फीमेल में ये जो पुरस्कार है ताहलिया मैकग्रा को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। तो फीमेल में ताहलिया ऑस्ट्रेलिया की है और सूर्य कुमार को मेल के लिए दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया के खिलाड़ी हैं। 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं टोटल। इसमें से पद्म विभूषण दिए गए हैं 6 लोगों को, मतलब 6 पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई है हाल ही में 2023 में। क्वेश्चन आता है किस किस को दिए गए, तो उसकी बात करते हैं। 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और पद्मश्री की बात करें तो ये 91 है। मतलब टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं 2023 में। अब 6 लोग, देखिए 6 ही हैं, पद्म विभूषण है तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि भारत रत्न तो दिया नहीं गया किसी को, तो पद्म विभूषण याद रख लोगे तो सही रहेगा, है ना। चलिए तो देखिए बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस, इनके आगे स्टार इसलिए लगाया कि इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। 3 इनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है और मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र भी याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला या कला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात से आते हैं ये। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से आते हैं। SM कृष्णा को लोक कार्य के लिए दिया गया है, कर्नाटक से आते हैं। मुलायम सिंह यादव आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक है यूपी में, तो ये भी लोक कार्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। दिलीप महालनोबिस चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल के हैं। और श्रीनिवास बर्दवान ये वर्तमान में यूएसए के हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में यूएसए में रहते हैं। तो ये 6 पद्म विभूषण है, इन्हें याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि 6 है तो काउंटिंग आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप जीता है इस साल, ये जीता है इंडिया ने। पहला है, ध्यान रखना है ना, पहला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है और पहली बार में ही इसे भारत ने अपने नाम कर लिया है। तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में। भारत ने जीता है। फाइनल में किसको हराया? तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। अंडर 19 है ना, महिला T20 वर्ल्ड कप। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भारत की ही तीता सांधू को घोषित किया गया था। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया, जो कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है यह इंग्लैंड की कप्तान को दिया गया है, जो कि ग्रेस स्क्रीवेंस है। और भारतीय कप्तान जिसने भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया था और खिताब दिलवाया, वो कौन है? तो वो है शेफाली वर्मा। इनका भी नाम याद रखिएगा, भारतीय कप्तान है T20 महिला क्रिकेट टीम की अंडर 19 में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हाल ही में उड़ीसा में किया गया था, अगर आपको याद हो तो। बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया है ना, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में ओडिशा में आयोजित किया गया। इसके फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। मतलब विनर कौन है? विनर है जर्मनी और रनर अप कौन है? रनर अप है बेल्जियम की टीम। डिटेल जान लेते हैं।
तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब 2023 में अपने नाम कर लिया है। 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल कहां खेला गया, देखिए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। इस फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तो विनर कौन रहा, जर्मनी। इसके साथ ही जर्मनी ने 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता। सबसे पहली बार 2002 में हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जर्मनी ने जीता था, दूसरी बार 2006 में जीता था, और अब तीसरी बार 2023 में इस खिताब को जर्मनी ने अपने नाम किया है। क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार इस हॉकी वर्ल्ड कप को किसने जीता? तो सबसे ज्यादा बार इस हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है पाकिस्तान की टीम ने। विश्वास नहीं हो रहा ना हमको, पर यही सत्य है। पाकिस्तान की टीम ने 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, 2023 में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। आगे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आई थिंक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, पर वो क्वेश्चन महिला पर था, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में यहां पर मेंस सिंगल की बात की जा रही है, पुरुष एकल के खिताब की बात की जा रही है। तो वेरी सिंपल, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। कहां के खिलाड़ी है? तो आप सभी जानते हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ने 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम, मैंने आपको बताया था 4 टेनिस प्रतियोगिताएं होती है साल में, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच ने स्टेफनोस सित्सिपास को हराया, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी, और इनको हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इस जीत के साथ ही 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए, और इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के साथ ही राफेल नडाल की बराबरी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये महिला एकल विनर कौन थी? तो आरेना सबलेका, और इन्होंने किसको हराया था? एलेना रेबाकिना को हराया था, पढ़ा था हमने। और पुरुष एकल में विनर कौन हो गए? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, और रनर अप कौन है? सित्सिपास, जो कि ग्रीस के हैं। यह मैं आपको इमेज पहले बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 16 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। और इस टेनिस प्रतियोगिता की विशेषता है कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, कितने लोगों को पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने बात की है, अब यहां तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो यह 9 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री की बात करते हैं तो वो 91 लोगों को दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको एक लिस्ट तो दे रहा हूं, पर आपको याद कर सको तो कर लेना, क्योंकि रेयर केस क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो मैं यहां पर रीड नहीं कर रहा हूं, पर ये आपको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इसको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखना, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है 2023 में। आगे आ जाते, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है अवनी चतुर्वेदी को। फंबल काफी आ रहे हैं आज, अवनी चतुर्वेदी को। ठीक है, यह भारत की पहली फाइटर महिला पायलट है। अब इन्होंने कब इस प्लेन को चलाया या किस युद्धाभ्यास में चलाया, यह क्वेश्चन आता है। तो देखिए, 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच में भारत और जापान के मध्य में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम है वीर गार्जियन। यह पहली बार हुआ है। किसके मध्य में? भारत और जापान के मध्य में। इस युद्धाभ्यास का आयोजन जापान में हुआ था। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को चुना है, और इसके साथ ही अवनी चतुर्वेदी विदेश में होने वाले युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा नाम कौन है ये? अवनी चतुर्वेदी। और इसे भी याद रखिएगा कि पहला वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया गया है। इजी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई?
तो मुख्यमंत्री भूमि आवासीय अधिकार योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ में, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर इस योजना की शुरुआत की है। अब योजना क्या है? तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो भूमिहीन परिवार है, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें 600 वर्ग फुट का एक आवासीय भूखंड मतलब प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 10,500 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाने वाला है। तो आवासीय भू अधिकार योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। कितने वर्ग फुट का प्लॉट दिया जाएगा ये भी याद रखिएगा, 600 वर्ग फुट का प्लॉट दिया जाने वाला है। जिनके पास भूमि नहीं है रहने के लिए, तो प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। जनवरी 2023 में जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये काफी सुर्खियों में रहा था कुछ साल पहले तक, और आपने नाम भी सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बैन किया था एक बार तो, पर ठीक है, क्योंकि रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो ये चल रहा है। जल्लीकट्टू, अगर हम इसकी बात करें तो जनवरी 2023 में इस त्योहार को मनाया गया है। अब इस त्योहार को हर साल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब ये त्योहार है क्या? तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें एक सांड को या बैल को भीड़ में छोड़ दिया जाता है, और भीड़ में जितने भी लोग हैं ना, वो उस बैल का या सांड का कुबड़ पकड़ने का प्रयास करते हैं, या अधिक से अधिक समय तक उस पर बैठने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये एक प्रथा हो गई है, रिलीजन से जुड़ी हुई है, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक खेल है। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। ये तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। मतलब तमिलनाडु में जब फसल उत्सव होता है पोंगल के समय, उस वक्त जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। आगे आ जाते हैं। तो ये एक इमेज है, आप देख सकते हैं, सेम जो मैंने आपको बोला। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अभी हमने बात की थी बिरसा मुंडा स्टेडियम। हाँ, यहां पर राज्य नहीं दिया गया, यहां पर पर्टिकुलर एक प्लेस दिया गया है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बनाया गया है, हॉकी स्टेडियम है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। यह बनाया गया है ओडिशा राज्य में, यह तो आपको पता चल गया। ओडिशा के राउरकेला में बनाया गया है। आंसर हो जाता है आंसर ए। ओडिशा के राउरकेला में सीएम नवीन पटनायक ने, जो कि ओडिशा के सीएम हैं, उन्होंने इस हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। क्योंकि 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप था, आप जानते हैं, तो उसके पहले इस स्टेडियम को ओडिशा के राउरकेला में बनाया गया था। किसके नाम पर है? तो स्वतंत्रता सेनानी जनजाति गौरव बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 15 एकड़ में फैला यह स्टेडियम दुनिया का पहला इको फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम है। स्टेडियम में दर्शक क्षमता 27,000 है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। कहां पर? ओडिशा के राउरकेला में। चर्चा में रहा जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जुआरी ब्रिज हाल ही में भारत के गोवा राज्य में बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। कहां पर है? गोवा में। इमेज देखिए, जुआरी ब्रिज इन गोवा। जनवरी 2023 में गोवा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल पुल जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि जुआरी नदी पर बनाया गया है। लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल 640 मीटर है, और ये 8 लेन का एक, बोल सकते हैं, ब्रिज है। लंबाई याद रखिएगा, 640 मीटर। कौन सा ब्रिज है? जुआरी ब्रिज। किस राज्य में? भारत के गोवा राज्य में। हाल ही में यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? अभी हमने इसकी बात की थी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो आपको मैंने बताया 55 देशों की इस लिस्ट में भारत 42वें स्थान पर है, मतलब 42वें स्थान पर है। कौन सा इंडेक्स है? बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, 42। ठीक है ना। जारी कौन करता है? बता चुका हूं, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है हर साल। पहले स्थान पर इस सूची में यूएसए है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे स्थान पर फ्रांस को रखा गया है। भारत 42वें स्थान पर है। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अजय बंगा।
अजय बंगा की अगर हम बात करें तो ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं, भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन है, मतलब भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में कहां पर रहते हैं, अमेरिका में। भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत की गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, ये इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था, तो 2016 में दिया गया था। ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लेने वाले हैं, तो इनके पहले डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे और अब इनके स्थान पर अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फरवरी 2023 में कनक वाई रेले का निधन हो गया, वह कौन थी? कनक वाई रेले, जिन्हें कनक रेले के नाम से भी जाना जाता है, ये एक नृत्यांगना थी, आंसर बी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य से संबंधित है, तो ये मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी। मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी। इन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मोहिनी अट्टम जो कि एक लोक नृत्य, उसके क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 2013 में। हाल ही में 85 वर्ष की आयु में 85 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भारत में काफी बड़े बड़े पुरस्कार इन्हें मिले हैं, जैसे सबसे पहले पद्मश्री 1989 में मिला है, पद्म भूषण 2013 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में दिया गया था और कालिदास सम्मान इन्हें 2006 में दिया गया था। कौन है ये? ये है कनक रेले, मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहां पर आप एक इमेज भी देख सकते हैं इनकी, ये है। ठीक है, आगे आते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर जलाशय पर आयोजित किया गया है, आंसर सी हो जाएगा। फरवरी 2023 में एमपी में मंदसौर जिले में गांधी सागर जलाशय है जो कि चंबल नदी पर है, वहां पर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया था, आंसर सी। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव है या फिल्म पुरस्कार है, ठीक है ना, अलग है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया है आलिया भट्ट को और इन्हें इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर अदर्स पुरस्कार देखें तो देखिए, द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म घोषित की गई है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में। द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, किस मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। यहां से देखिए, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का जो अवार्ड है वो द कश्मीर फाइल के लिए अनुपम खेर को दिया गया है। तो 4 अवार्ड मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर है। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी को मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऋषभ शेट्टी, आपने कन्नड़ फिल्म कंतारा में इन्हें देखा होगा और फिल्म ऑफ द ईयर घोषित की गई है RRR, जिसके डायरेक्टर राजा मौली है ना, आपने नाम सुना होगा, राजा मौली RRR मूवी के डायरेक्टर हैं। यह फिल्म ऑफ द ईयर घोषित की गई है। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी है, कन्नड़ अभिनेता है। आगे आते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब ITBP ने जीता है, आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसका आयोजन 2023 में लद्दाख में किया गया था, 12वां संस्करण था, लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया और ITBP की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को
1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार इसका खिताब अपने नाम किया है। कौन सा खिताब है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख स्काउट को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज की बात करें तो यह 2022 से ही यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है और इन्हें ही 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना है। फरवरी 2023 में इन्हें चुना गया है। ये 2022 से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है। कौन है ये? रुचिरा कंबोज। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? शुरुआत में हमने इसकी बात की थी। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की 4 महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बताया था मैंने आपको निखत जरीन के बारे में। तो 4 महिला खिलाड़ी जिन्होंने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में आयोजित की गई है 2023 में, उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी महिला जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी महिला जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है तो यह है रानी रामपाल। हॉकी इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। किसके नाम पर? रानी रामपाल के नाम पर। अब स्टेडियम का है तो इनके नाम पर जो स्टेडियम है वो रायबरेली में। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर बदल दिया गया है। वह यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। किसी भी खेल में भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिनके नाम पर कोई स्टेडियम का नाम। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्टर रायबरेली द्वारा हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। ठीक है, तो रानी रामपाल के नाम पर बदला गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। वह किस खेल से संबंधित है? तो एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2023 में। निखत जरीन अगर बॉक्सिंग में गोल्ड जीती है तो किस खेल की खिलाड़ी है? ये बॉक्सर है। आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। निखत जरीन ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इसके अलावा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में अपने नाम किया था। निखत जरीन एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आगे आ जाते हैं। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य में किया जाता है। आंसर डी। हाल ही में इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य में 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2023 तक किया गया। कहां पर किया गया? तो जापान के शिगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया था। अब धर्म गार्जियन का आयोजन कब से हो रहा है? तो 2018 से इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य में किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच आयोजित यह एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे धर्म गार्जियन के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी है जो कि भारत और जापान के मध्य में आयोजित की जाती है। कौन कौन सी है? तो देखिए, शिन्यू मैत्री, इसका आयोजन भी भारत और जापान के मध्य में किया जाता है, वायुसेना के मध्य में। ठीक है, जिमैक्स भारत और जापान के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसके अलावा सहयोग काइजिन भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षक के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जिमैक्स, सहयोग काइजिन सभी भारत और जापान के मध्य में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अलग अलग सेनाओं के मध्य में आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?
तो भारत में शिवमोगा हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है भारत के कर्नाटक राज्य में हाल ही में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसकी टोटल निर्माण लागत की बात करें तो ये 450 करोड़ रुपए में या 450 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ हवाई अड्डा है। किस राज्य में? कर्नाटक के शिवमोगा में है शिवमोगा हवाई अड्डा। हाल ही में इसका उद्घाटन 2023 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके बाद देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को कौन सी बार आम बजट पेश किया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला जी है। इन्होंने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में लगातार 5वीं बार आम बजट को पेश किया है। तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। और ऐसा करने वाली ये स्वतंत्र भारत की 6ठी वित्त मंत्री बन गई है जिन्होंने लगातार 5वीं बार लोकसभा में आम बजट को पेश किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय के द्वारा जीता गया? तो देखिए, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में कतर के दोहा में आयोजित की गई थी। इसका फाइनल पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में अपने ही हमवतन ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी बार और टोटल 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब ये तो बात हो गई पुरुष वर्ग की। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग का जो खिताब है ये चीन की बाई युलू ने जीता है। इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चनोई को हराया और पंचाया चनोई को हराकर चीन की बाई युलू ने महिला वर्ग का एशियाई बिलियर्ड्स का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पुरुष एकल कौन जीता है या पुरुष वर्ग कौन जीता है? तो याद रखिएगा, यह पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में देखिए 2023 में पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन करवाया गया और इसका फाइनल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। तो विनर मुंबई इंडियंस से और रनर अप दिल्ली कैपिटल से, दोनों को ही याद रखिएगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, फाइनल कहां खेला गया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फाइनल मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस की कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर थी महिला प्रीमियर लीग में। और यहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है यह वेस्टइंडीज की हेले क्रिस्टन मैथ्यूज को दिया गया है जिन्होंने इस लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला है। मतलब मुंबई इंडियंस की प्लेयर रही है इस लीग में और इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। क्लियर हो जाता है। तो यहां तक हमने जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितनी भी डिटेल यहां पर मैंने आपको बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी जीएस के लिए आरएम की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए इंडिविजुअली भी सारे कोर्सेस अवेलेबल है और इसके अलावा आरएम बैच भी अवेलेबल है। और अगर आपको आज जो पढ़ाया है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए इस टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।